हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन एकेडमीज यूट्यूब चैनल। तो क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं और आज के लेक्चर में मैं आपको कराने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ पे बेस्ड कुछ बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो स्कूल एग्जाम्स में रेगुलर बेसिस पे पूछे जाते हैं। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप अगर रेगुलरली पढ़ते आ रहे हो, अगर आपको गॉस लॉ पता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता है और तब आप ये वीडियो देखने आ रहे हो, तो आपको क्या करना है कि आपको हर एक स्लाइड पे पहले पॉज करना है, उसको खुद सॉल्व करना है और फिर उसके बाद प्ले करके मेरा सॉल्यूशन देखना। तो मैं चाहता हूं कि आपकी प्रैक्टिस हो साथ के साथ, ठीक है ना। आपको ऐसे बैठ के देखना नहीं है, उससे आपका कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। तो आपको साथ के साथ प्रैक्टिस करनी है। तो जब भी आप रेडी हो तब आप इस वीडियो को चला लो। अगर अभी तक आपने गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो पार्ट है वो नहीं सीखा है कहीं से, तो मेरे लेक्चर्स हैं इसी प्लेलिस्ट में पीछे, वहां से आप देख सकते हो। चैप्टर 1 के लेक्चर्स हम लोग ऑर्डर में करते हुए आ रहे हैं इस नए सेशन के लिए, तो वहां से आप जाकर देख सकते हो और उसके बाद आप इस वीडियो को देखना। जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो वर्कशीट की फॉर्म में एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा MEA ऐप यानी मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप पर, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उस ऐप पे और भी बहुत सारा मटेरियल है आपकी क्लास 12th की प्रिपरेशन के लिए और बिल्कुल फ्री में है, तो आप उसको डाउनलोड कर लो और काफी हेल्पफुल आपके लिए वो ऐप रहेगी। तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर पहला क्वेश्चन क्या है? A circular plane sheet of radius 10 centimeter is placed in a uniform electric field. एक सर्कुलर प्लेन शीट है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है? जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर और इसको हमने प्लेस कर दिया एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो कि है 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फील्ड। तो ये जो शीट है ये फील्ड से कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री का। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ ऐसे होगी, है ना, सच दैट दिस एंगल इज व्हाट? 60 डिग्री। तो हमें क्या बोला है? कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शीट। तो शीट के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे निकालें? शीट के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E A cos थीटा, और थीटा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। अगर तो हमको ये जो वैल्यूज हैं ये बिना वेक्टर के दे रखी हो क्वेश्चन में, तो हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर वगैरह वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो IJ की टर्म्स में, तो हम फ्लक्स का क्या फॉर्मूला लगाएंगे? E.A लगा लेंगे, है ना। तो यहां पे तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। थीटा जो है वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। अच्छा, अब आप बताओ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहां होगी? एरिया वेक्टर हम लोग कैसे लेते हैं? बॉडी के प्लेन से परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर जो है वो इधर होगा, ये रहा एरिया वेक्टर, है ना। और ये जो एंगल है ये कितना होगा? 30 डिग्री। सो एंगल इज 30 डिग्री। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज E की वैल्यू है 5 × 10⁵ × A। अब रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो एरिया होगा πr², πr, लेकिन रेडियस को आप कन्वर्ट कर लेना 100 से डिवाइड करके मीटर में, तो πr² EA cos 30 डिग्री, है ना। इसको सॉल्व करके अपना आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा मैं सॉल्व कर देता हूं। 5 × ये यहां से कटा, तो 1/10 का स्क्वायर, 1/100 बचेगा। तो यहां पर मैं 2 पावर कम कर देता हूं, 10⁻³ × 22/7, और cos 30 डिग्री होता है √3/2। √3 की वैल्यू है 1.73 डिवाइडेड बाई 2। और फाइनली इसको सॉल्व करके अपना आंसर आ जाएगा जो यहां पे दिया हुआ है 1.36 × 10⁴। बच्चे पूछते हैं सर इसको कैसे सॉल्व करना, ये भी बता दो। बेटा ये क्लास 12th में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि यहां तक आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको आता हो। अरे हैं बच्चे भाई 12th में जो ये डिवीजन में और पावर्स में एकदम वीक हैं। अगर आप में से भी कोई ऐसा है तो प्लीज उस चीज पे पहले काम करो। बच्चे क्या करते हैं कि अपने बिगड़े हुए कॉन्सेप्ट्स लेकर ही 12th में आ जाते हैं या अगली क्लास में चले जाते हैं। तो मेरा उनको हमेशा ये सजेशन रहता है कि आप पहले उन चीजों पे वर्क करो। किसी भी टीचर से पूछो, अपने
सीनियर से पूछो कि क्या क्या चीजें पिछली क्लास की ऐसी हैं या पिछली क्लासेस की ऐसी हैं जो यहां पे हमें चाहिए, पहले उन पे काम करो। 12 महीने मिलते हैं आपको एक क्लास के लिए, तो अगर आप पहला 1 महीना भी उन पे लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर आप वही बिगड़े हुए बेसिक्स के साथ नेक्स्ट क्लास में चले जाते हो तो आपके वो 12 महीने भी बिल्कुल वेस्ट हो जाएंगे। अब अगर आप इन बेसिक्स को ठीक करके फिर आप 11 महीने उस क्लास के टॉपिक्स पे लगाते हो तो आप देखना कि आप कितना इजीली उनको कर पाओगे। ठीक, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द 6 फेसेस ऑफ अ क्लोज्ड क्यूब ऑफ लेंथ L इफ चार्ज Q नंबर 1 इज प्लेस्ड एट द सेंटर। तो कह रहा है कि एक चार्ज Q एक क्यूब के सेंटर पे प्लेस किया, ये क्यूब है और इसके सेंटर पर एक चार्ज प्लेस किया, तो बोल रहा है बताओ इसके एक फेस से फ्लक्स कितना होगा। गॉस लॉ क्या बोलता है कि अगर इसके अंदर चार्ज है Q तो जो टोटल फ्लक्स होगा इसके थ्रू वो होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। जो टोटल फ्लक्स होगा इसके थ्रू वो होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, तो एक फेस के थ्रू कितना होगा, टोटल इसके कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, तो किसी भी एक फेस के थ्रू, जैसे ये एक फेस है, इस फेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, दिस डिवाइडेड बाय 6, है ना। तो फ्लक्स थ्रू वन फेस, फ्लक्स थ्रू वन फेस इज 1/6 Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का ए पार्ट। अब हम आते हैं बी पार्ट पे। क्या बोल रहा है, एट वन ऑफ इट्स वर्टिसेस। अच्छा, अब जो चार्ज रखा है वो चार्ज रखा है इसके एक वर्टेक्स पे, जैसे ये क्यूब है ना, इस क्यूब के एक वर्टेक्स पे चार्ज रख दिया है, सपोज इस वाले वर्टेक्स पे। ठीक, तब एक फेस से फ्लक्स कितना है ये पूछा जा रहा है। तो अब इससे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, भाई इससे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो तो इसी क्यूब के फेसेस को कट कर रही हैं, बट इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी वो इस क्यूब के थ्रू तो जा ही रही होंगी, बाकी क्यूब्स के थ्रू भी जा रही होंगी, है ना। बाकी क्यूब्स के थ्रू मतलब कि जो आसपास की खाली जगह है, ये देखो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ये तो इसके थ्रू पास नहीं हो रही ना। तो हमें इमेजिन करना होगा, आपने केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ा है सॉलिड स्टेट, तो आप उसमें पढ़ते हो कि एक कॉर्नर वाला जो एटम होता है क्यूब का, उसको 8 डिफरेंट क्यूब्स शेयर करते हैं। आप इमेजिन करो कि अगर इसके साथ में एक क्यूब और लगा दूं मैं, अगर इसके साथ में एक क्यूब और लगा दूं, उस क्यूब के पीछे एक क्यूब लगा दूं और इसके भी पीछे एक क्यूब लगा दूं, तो ये चारों क्यूब इस चार्ज को शेयर करेंगे, क्योंकि ये चार्ज उन चारों क्यूब के किसी ना किसी कॉर्नर का पार्ट है। जैसे आप जिस रूम में बैठे हो, ये वाला जो कॉर्नर है वो वाला कॉर्नर है इस रूम का, तो वो कॉर्नर साथ वाले रूम का ये वाला कॉर्नर है, उधर वाले रूम का वो वाला कॉर्नर है, और वो डायगोनल वाले रूम का वो वाला कॉर्नर है। तो एक कॉर्नर 4 रूम्स शेयर करते हैं एक फ्लोर पे, बट उन्हीं चारों रूम्स के ऊपर जो 4 रूम हैं वो भी उस कॉर्नर को शेयर करते हैं। इस रूम के ऊपर जो रूम है वो वाला कॉर्नर ऊपर वाले रूम का भी एक कॉर्नर है ना। कौन सा वाला कॉर्नर है, वो वाला कॉर्नर, है ना। साथ वाले रूम का भी है, ये साथ वाले रूम का वो वाला कॉर्नर है, उधर वाले ऊपर वाले रूम का ये वाला कॉर्नर है, और साथ वाले का ये वाला कॉर्नर है। तो मतलब एक क्यूब के कॉर्नर को 8 क्यूब्स शेयर करेंगे, तो उन 8 क्यूब्स में से इसका फ्लक्स जो है वो पास होगा। तो एक क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा इसका, ऑब्वियसली 1/8 Q बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन एक क्यूब, अब एक क्यूब से नहीं पूछा है हमें, क्यूब के फेस से पूछा है, तो इसके टोटल कितने फेसेस है, 6। तो सर इसको 6 से डिवाइड कर दो। नहीं, क्या इसके 6 के 6 फेसेस से इसका फ्लक्स पास हो रहा है? जरा ध्यान दो, जरा इमेजिन करो, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं क्या वो इस वाले फेस को कट करेंगी? ऊपर वाले को कभी नहीं कट करेंगी, इसके तो पैरेलल निकल जाएंगी। इस वाले फेस को कभी कट नहीं करेंगी, पीछे जो फेस है पीछे उसको कभी कट नहीं करेंगी, है ना। इसको ऐसे बना दूं मैं, ये सब आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। पीछे वाला जो फेस है, जैसे कि अगर यहां पे इस दीवार के इस वाले कॉर्नर पे एक चार्ज है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस छत को
इस वाली दीवार को और इस वाली दीवार को कभी कट नहीं करेंगी, वो सामने वाली दीवारों को कट करेंगी। इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है ऐसे, वो इस वाले फेस को कट करेगी, इस वाले फेस को कट करेगी, और सामने वाले इस वाले, एक तो ये साइड वाले को, नीचे वाले को और सामने वाले फेस को कट करेगी, तो 3 को ही कट करेगी। तो हम इसको 6 से डिवाइड ना करें जैसे यहां पे हमने किया, क्योंकि इसकी तो 6 के 6 फेसेस को कट कर रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको हम डिवाइड करें 3 से, तो इसको हमने फर्दर डिवाइड किया। भाई इसी क्वेश्चन में अगर पूछा होता कि एक क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना है तो ये आपका आंसर आ गया, बट उसने पूछा है कि एक फेस के थ्रू कितना है, तो इसको आप 1/3 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/24 Q बाय एप्सिलॉन। दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। ठीक, समझ गए? ओके तो अच्छा, एक काम करते हैं, आपको इन स्लाइड्स का भी मैं लिंक दे देता हूं जहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना? तो इन स्लाइड्स का भी मैं पूरा पीडीएफ बना के आपको दे दूंगा, उस ऐप पे आपको मिल जाएगा, एमई ऐप पे, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना, आपको सॉल्यूशन भी साथ में दे रहा हूं, ठीक है? ओके, next question, a cylinder placed in uniform electric field E with its axis parallel to the field show that the total electric flux through the cylinder is 0। क्या कह रहा है भैया? ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं कि ऐसे है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा है एक सिलेंडर with its face, सिलेक्ट हो जा रहे, ऐसे रखा है एक सिलेंडर, ठीक है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपन मैग्नीट्यूड ले लेते हैं E, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, हम ले लेते हैं E, यूनिफॉर्म है। अ सिलेंडर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड। सिलेंडर का जो एक्सिस है वो फील्ड के पैरेलल है, ये सिलेंडर का एक्सिस है, ये फील्ड के हर जगह क्या है? पैरेलल है। बहुत बढ़िया, ये फील्ड है हमारी, ठीक। शो दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द फील्ड इज 0। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E A cos थीटा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर घुस रही हैं और इस वाले फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, तो इस वाले फेस का एक 3 डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर के लिए मैंने आपको बताया था कि एरिया वेक्टर कैसे लेना है? आउटवर्ड। तो इस वाले के लिए एरिया वेक्टर कैसे होगा? इस वाले फेस के लिए एरिया वेक्टर होगा ऐसे आउटवर्ड। डिफरेंट कलर से ले लेते हैं ना, फील्ड जो है हमारी, एक बार फिर से बनाऊं ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी आए आपको। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस वाले फेस में ऐसे अंदर एंटर कर रही होंगी और इस वाले फेस से ऐसे बाहर निकल रही होंगी, ठीक है? समझ गए? अच्छा, तो एरिया वेक्टर कैसे है? टोटल फ्लक्स निकालना है तो एरिया वेक्टर चाहिए होगा। इस वाले फेस का एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड ऐसे, इस वाले फेस का एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड ऐसे, और कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर इस वाले पार्ट का ऐसे, ऐसे है ना ये सरफेस, ऐसे बाहर, इधर बाहर, इधर बाहर, और फील्ड है ऐसे, फील्ड है ऐसे। हर जगह पर कर्व्ड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में है एंगल है 90 डिग्री। तो कर्व्ड सरफेस का तो कोई फ्लक्स होगा नहीं और मैथ्स लगाने की जरूरत नहीं है यार, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं तो वो ऐसे मुड़ के कर्व्ड सरफेस से तो बाहर आने से रही, तो कर्व्ड सरफेस को तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कट नहीं करेगी, सिर्फ फ्लैट फेसेस को करेंगी, और फ्लैट फेसेस दोनों का एरिया बराबर होगा। भाई सिलेंडर के दोनों फेसेस का एरिया बराबर ही होगा ना, अलग अलग क्यों होगा? तो अगर हम टोटल फ्लक्स निकालें इसके लिए E A cos 180 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया ऐसे, प्लस इसके लिए E A cos 0 डिग्री, तो E A cos 180 माइनस प्लस E A, कट गए दोनों, आंसर आया 0। तो टोटल फ्लक्स इज 0। कर्व्ड वाले का तो वैसे ही 0 है, इन दोनों का भी कैंसिल होकर क्या आ गया? 0। Two charges of magnitude -2q and +2q are located at A0। अच्छा जी, एक्सिस की बात हो रही है तो हम अपने एक्सिस बना लें जरा। ये हो गया हमारा y एक्सिस और ये हो गया हमारा z एक्सिस। तो एक चार्ज है -2q A, 0 पे, ये ले लेते हैं A, 0,
a,0 पे एक चार्ज है -2q एंड 4a,0 पे चार्ज है +q। ए यहां जाके कहीं पे बनेगा 4a 4a,0 पे चार्ज है +q 4a,0 पे चार्ज है +q। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3a विद इट सेंटर एट ओरिजिन। एक स्फीयर है 3a रेडियस का, एक स्फीयर है 3a रेडियस का, 3a है तो यहां कहीं से पास होगा, है ना, इतना ले लेते हैं। ये विद इट सेंटर एट ओरिजिन, इसका सेंटर कहां है, ओरिजिन पे। इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है सिर्फ एनक्लोज्ड चार्ज पे, बाहर वाले चार्ज पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है। तो अगर स्फीयर का रेडियस है 3a तो इसने कौन सा चार्ज एनक्लोज किया, -2q वाला चार्ज एनक्लोज किया, +q तो बाहर छूट गया। तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, इसके थ्रू फ्लक्स होगा फ्लक्स क्या लिख रहा हूं मैं, इसके थ्रू फ्लक्स होगा q/ε0, तो -2q/ε0। आंसर में 2q/ε0 है, गलत है थोड़ा सा, आपको फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है तो साइन के साथ लिखना होगा -2q/ε0। नेक्स्ट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच एनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, ये क्यूब है, इस क्यूब की साइड कितनी है 1 सेंटीमीटर, और इस क्यूब के अंदर अपन ने क्या रख दिया, इस क्यूब के अंदर अपन ने रख दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया तो डाइपोल का टोटल चार्ज क्या होता है, 0। भाई इसके अंदर दोनों चार्ज आ गए, +q और -q, तो जो फ्लक्स होता है वो होता है टोटल एनक्लोज्ड चार्ज +q -q डिवाइडेड बाय ε0। तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, 0। 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ, ये सारे बोर्ड एग्जाम से ही तो उठाए हैं क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम से और एनसीईआरटी से उठाए, तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। A positive charge of this microcoulomb is placed at the center of a hollow sphere of radius 0.5 मीटर। एक हॉलो स्फीयर है, उस हॉलो स्फीयर के सेंटर पे हमने चार्ज रख दिया 17.7 माइक्रोकूलम का, और रेडियस दे रखा है। पिछले क्वेश्चन में भी क्यूब की साइड दे रखी थी, बट ये सब कंफ्यूज करने के लिए होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स q/ε0 होता है किसी भी क्लोज सरफेस से, वो ना ही तो सरफेस की शेप पे डिपेंड करता है ना ही साइज पे डिपेंड करता है। सो कैलकुलेट द फ्लक्स डेंसिटी थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अब फ्लक्स नहीं पूछा है, फ्लक्स डेंसिटी पूछी है। अच्छा सर ये क्या भला होती है, फ्लक्स डेंसिटी होती है बेटा फ्लक्स पर यूनिट एरिया। पहले तो फ्लक्स निकालो, 17.7 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ कूलम डिवाइडेड बाय ε0 8.85 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 8.85 का लगभग ये डबल है, पूरा ही डबल है लगभग, क्या तो 2 इंटू 10 की पावर, अबे क्या लिख दिया ε0 की वैल्यू, ये ठीक है। तो 2 इंटू 10 की पावर 6 फ्लक्स न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ε0 की यूनिट क्या गलत तो नहीं लिख दी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब। हमें क्या बोला है, फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी होती है, फ्लक्स की डेंसिटी होती है, क्या सिंबल है, कोई सिंबल नहीं है, पूरा पूरा नाम लिखो, फ्लक्स डेंसिटी फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ये जो टोटल फ्लक्स है ये कितने एरिया से बाहर आ रहा है, 4πr² से। अच्छा यहां जरूरत पड़ी है इसकी, फ्लक्स निकालते हुए जरूरत नहीं थी, रेडियस यहां तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बट यहां पर कंफ्यूज करने
से ज़्यादा देने वालों का जो एम है, छोटे छोटे बच्चों को कंफ्यूज क्यों करते हैं, वो है एरिया निकालने का। तो 4 पाई आर मीटर में, यस, आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो ये आपका आंसर आएगा, जो भी आंसर है फ्लक्स डेंसिटी। अब ये फ्लक्स जो होता है वो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर में होता है, तो जब मैं उसको एरिया से डिवाइड करूंगा मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा। फ्लक्स डेंसिटी 6.4 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ओ, न्यूटन पर कूलम तो हमने यूनिट कहीं सुनी है। तो न्यूटन पर कूलम यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी फ्लक्स डेंसिटी इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर ये तो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर से भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, वही आंसर आता। तो आपको पता होनी चाहिए ये टर्म, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है। बढ़ूं आगे। इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए बेटा, ये मेरे से टाइपिंग में गलती हो गई है, क्योंकि ये वैसे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो स्केलर होता है, तो ये वेक्टर में दिया है। दूसरी बात है यूनिट से भी पता लग रहा है। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ठीक कर लो इसको। बहुत भारी गलती हो गई है हमसे, बिलंडर हो गया सर। इलेक्ट्रिक फील्ड, गोला लगाने की क्या जरूरत है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया जी 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस फील्ड ओवर एन एरिया। अब देखो यहां पर E और A दोनों जो है वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं, तो अपन फॉर्मूला लगाने वाले हैं E डॉट A वाला, 2i माइनस j इंटू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स निकालना है ना। आज मेरी गर्दन में बड़ा बल पड़ा हुआ भैया, खतरनाक वाला, काहे पड़ गया पता नहीं। E डॉट A, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं दो वेक्टर्स का। अगर दो वेक्टर्स हैं आपके पास, एक वेक्टर है A विच इज A1i कैप प्लस B1j कैप प्लस C1k कैप, दूसरा वेक्टर है B जो कि है A2i कैप प्लस B2j कैप प्लस C2k कैप। तो A डॉट B, इनका डॉट प्रोडक्ट होता है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, यानी कि I वाले को I वाले से मल्टीप्लाई करें, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ठीक है। ये तो E डॉट है 5 इंटू 2 10, और एक 10 की पावर -2 तो इन दोनों में है और 5 उनमें है, तो एक 10 की पावर क्या हो जाएगा 3, प्लस J वाला J से 4 इंटू -1 -4 इंटू 10 की पावर 3, K वाला K से, तो K इसमें तो है इसमें तो है नहीं, तो खत्म हो गया सवाल। ये हो गया मेरा 10 की पावर 4 माइनस 4000 है ना, 10,000 माइनस 4000 यानी 6000, यानी कि 6 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट, a uniformly charged conducting sphere of 2.4 meter diameter has a surface charge density this sigma. Find the charge on the sphere. What is the total electric flux leaving the sphere? स्फीयर बनाओ पहले तो, फिर आगे की बात होगी। अच्छा, 2.4 मीटर डायमीटर है इसका, तो यानी कि 1.2 मीटर इसका रेडियस हो गया, ठीक। हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस पे जो सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने पहले भी बताया हुआ, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। सिग्मा इस स्फीयर पे जो टोटल चार्ज है Q डिवाइडेड बाय इसका एरिया, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड दैट इज 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। तो चार्ज ऑन द स्फीयर कैसे आएगा भैया, सिग्मा इंटू ए, है ना, सिग्मा 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 किसकी माँ, सिग्मा। 80 इंटू 10 की पावर
-6 इंटू एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द चार्ज। कूलम में अपना ये आंसर आएगा और ये आंसर अपना आएगा जो दिया हुआ है 1.447 इंटू 10 की पावर -3 कूलम क्यू। ठीक है, बी पार्ट। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द स्फीयर इज Q by एप्सिलॉन नॉट। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द स्फीयर इज Q by एप्सिलॉन नॉट। सर E इंटू ए नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। पहले तो E निकालोगे, इससे नहीं लगा सकते, हमें अंदर चार्ज पता ही नहीं है, तो Q by एप्सिलॉन नॉट भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी से जो चार्ज निकला है ना, ये चार्ज जो है ये कहां है? ये चार्ज है इसके पूरे यहां पर बिखरा पड़ा है। तो क्या बोला है? व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग। अब देखो ये जो है, ये एप्लीकेशन का थोड़ा सा यहां पे कॉन्सेप्ट आपको गॉस लॉ वाले का समझना पड़ेगा। मैं एप्लीकेशन के क्वेश्चन अलग से वीडियो लाने वाला था, बट ये इसमें घुस गया है, इसको बहुत जल्दी है सॉल्व होने की, तो कर लो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना इसके सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, तो इसीलिए बोला है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस, ये हमको निकालना है टोटल। तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? E इंटू ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? E इंटू ए। और हर जगह पर E और A के बीच में एंगल क्या होगा? 0 डिग्री, क्योंकि याद रखना एक चार्ज्ड कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलरली ही निकलती हैं, टेढ़ी मेढ़ी नहीं निकलती हैं। इसका प्रूफ हम लोग सेकंड चैप्टर में करने वाले हैं, बट यहां पे आप याद रखो, एक कंडक्टर के सरफेस से, एक चार्ज कंडक्टर के सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कैसे निकलेगी? परपेंडिकुलर। और एरिया वेक्टर तो आप जानते ही हो हर जगह पे कहां होगा? परपेंडिकुलर। तो हर जगह पर E और A के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। और एक चार्ज स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये इंटू A। एरिया इसका कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर अब आप 4 पाई को 4 पाई से काट दोगे, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से काट दोगे, तो यू विल गेट Q by एप्सिलॉन नॉट। यहां पे मैं पहुंचना चाह रहा था। अब आप कहोगे सर Q by एप्सिलॉन नॉट तो आप डायरेक्ट लगा रहे थे, लेकिन अब आपको मैं यहां पर ये क्लिक करवाना चाहता था कि Q by एप्सिलॉन नॉट में Q हमेशा इनक्लोज्ड चार्ज होता है, बट इस क्वेश्चन में जो चार्ज दिया वो इनक्लोज्ड चार्ज नहीं है, इसके सरफेस पे चार्ज है। तो सर फिर Q by एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला कैसे लग गया? क्योंकि आपको एक लाइन लिखवाई थी मैंने कंडक्टिंग सरफेस वाली एप्लीकेशन के अंदर, कि जो भी चार्ज हम एक स्फेरिकल बॉडी को देते हैं, कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी को जो चार्ज देते हैं, वो रहता तो उसके सरफेस पर है, वो बिहेव ऐसे करता है जैसे सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड हो। और क्योंकि इस क्वेश्चन में जो चार्ज है वो सरफेस पर है, तब भी आप Q by एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि ये बिहेव ऐसे करेगा जैसे ये पूरा का पूरा चार्ज Q इसके सेंटर पर है। ठीक है, समझ गए? इसलिए फॉर्मूला Q by एप्सिलॉन नॉट यहां पे आप लगा सकते हो। Q आप ऊपर वाले पार्ट में निकाल चुके हो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, डाल के आपका ये वाला आंसर आ जाए। ठीक, इस क्वेश्चन को मुझे इंक्लूड करना था वो वाली वर्कशीट में, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ वाली में, बट कोई बात नहीं, टपक के आ गया, समझ आ गया होगा आपको। एप्लीकेशन अगर आती है तो समझ में आ गया होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन CBSE सैंपल पेपर 2008 का। इलेक्ट्रिक फील्ड इन फिगर इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स डायरेक्शन। केड़ी फिगर? ये रही फिगर। पंजाब से है भैया, तो थोड़ी थोड़ी पंजाबी निकल जाती है कभी कभी, टेंशन नहीं लेने का। केड़ी मतलब कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड है 5AX + 2B। अब ये 5AX + 2B का क्या मतलब है? एक्स आ रहा है ना इसमें, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट नहीं, किस पे डिपेंड कर रही है? एक्स पे डिपेंड कर रही है ना, एक्स के साथ बढ़ेगी। ए और बी तो कांस्टेंट्स हैं, उनकी वैल्यू भी क्वेश्चन में दी हुई है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज व्हाट? EA। ऐसा क्यूब वाला क्वेश्चन पहले भी मैंने फ्लक्स वाले वीडियोस में कराया था, फिर से कराता हूं। अब जैसे ये वाला फेस है,
इस वाले फेस का एरिया वेक्टर इधर है और ई इधर है, तो इस वाले फेस के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना है 0 डिग्री, और इस वाले फेस का एरिया वेक्टर ऐसे है बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही है ना, तो इस वाले फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल है 180 डिग्री। और ये जो बाकी के 4 फेसेस बचते हैं, सामने वाला, पीछे वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, नीचे वाले का ऐसे होगा, सामने वाले का बाहर की तरफ होगा, पीछे वाले का अंदर की तरफ होगा। इन चारों के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो फ्लक्स होगा 0, क्योंकि cos 90 होता है 0। फॉर्मूले से नहीं जानना तो ऐसे ही जान लो कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इस वाले फेस में लाइंस घुसेंगी, उधर से बाहर निकल जाएंगी, मुड़ के इन चारों में से किसी भी फेस को तो नहीं काटेंगी। तो फ्लक्स होगा सिर्फ इन 2 फेसेस का, पहले वाले फेस का फ्लक्स होगा E1A cos 180 डिग्री। मैं दोनों के लिए E नहीं ले सकता बिकॉज E जो है वो x पे डिपेंड कर रही है, और ये दोनों फेसेस x की अलग अलग पोजीशंस पर हैं। ये ओरिजिन पर है, वो होगा 10 सेंटीमीटर पे यानी 0.1 मीटर पे, तो हमको x उसके हिसाब से डालना पड़ेगा। नहीं समझे सर? बेटा यहां पे दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x पे डिपेंड कर रही है, यानी कि इधर बढ़ रही है ना, क्योंकि इधर x बढ़ रहा है। तो अगर मैं यहां इस फेस के लिए फ्लक्स निकाल रहा हूं E A cos थीटा, तो मुझे यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लगानी होगी, तो मुझे यहां तक का x लेना होगा। इस वाले फेस पे अगर मैं फ्लक्स निकाल रहा हूं तो यहां का जो E है वो लेना होगा, यहां के लिए E लेना है तो यहां का x डालना होगा जो 0 है, क्योंकि ये वाला फेस ओरिजिन पर है। तो ये यहां पे मैं 0 डालूंगा ना, तो ये वाली पूरी टर्म उड़ जाएगी, ये बचेगा 2bl²। इस फेस का एरिया क्या होगा l², साइड का स्क्वायर, cos 180 - 1 प्लस E2 तो पूरा होगा 5ax, यहां तक का x कितना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, प्लस b 2b इंटू l² cos 180 1। ठीक, तो वैल्यूज पुट कर दो, 2 इंटू माइनस 2 इंटू b 5। l² को कॉमन लेके इकट्ठा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, दोनों में है क्योंकि 5 इंटू 0.1 इंटू a 10 प्लस 2b 5 इंटू l² इज 0.1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज द टोटल फ्लक्स 0.05 न्यूटन पर कूलम्ब इंटू मीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है, सेकंड पार्ट में पूछा है चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द क्यूब। तो चार्ज क्या होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स होता है। सो चार्ज एनक्लोज्ड इज ऑलवेज फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स आप ऊपर वाले में निकाल चुके हो, 0.05 इंटू एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। आंसर आ जाएगा आपका ये जो दिया है 4.43 इंटू 10⁻⁻13 कूल। डन 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 डन। कोई डाउट वगैरह है कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना। अबे इतना बड़ा तो क्वेश्चन लिख दिया, सॉल्व कहाँ करूं? अगला पेज छोड़ा होगा मैंने, अच्छा हाँ इसके लिए छोड़ा है ना मैंने, यो बेबी खाली पेज। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इन अच्छा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल में काफी बार पूछा जाता है। एन के सी की ई के आर की टी का क्वेश्चन है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स एंड यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, पढ़ तो ऐसे रहा हूं जैसे कभी ये क्वेश्चन किया ही ना हो। करना पड़ता है लेकिन ड्रामा पढ़ने का। इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव साइड की तरफ, नेगेटिव एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव साइड की तरफ, और उसका मैग्नीट्यूड भी दे रखा है। जरा ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इसने दे रखी है 200 आई कैप अगर x ग्रेटर देन 0 है, और -200 आई कैप अगर x लेस देन 0 है। यानी कि आई कैप लगा है when it is greater than 0, when x is greater than 0, और माइनस आई कैप लगा है when x is less than 0। यानी कि ग्रेटर देन 0 पे पॉजिटिव x डायरेक्शन में है और लेस देन 0 पे नेगेटिव x डायरेक्शन में। यानी कि इन दोनों लाइंस में भी वही बात बोली गई है जो बोली गई है पहली लाइन में, ठीक है। तो ये इतना ही इसको लिख देना चाहिए था, स्टूडेंट को खुद प्रिडिक्ट करना चाहिए। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर
हैज इट्स सेंटर एट ओरिजिन। ये सिलेंडर यहां पे रख दिया जिसका सेंटर कहां है, ओरिजिन पर है, और उसकी लेंथ है 20। थोड़ा क्लियर नहीं होगा ये फिगर है ना, मैं तभी मैं बोल देता हूं आपको, वैल्यू साथ साथ दिख ही रहा है वैसे। हुज लेंथ इज 20 एंड रेडियस 5, और उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है, मतलब 10 सेंटीमीटर इधर 10 सेंटीमीटर इधर, वो लिख भी दिया उसने। वन फेज is at x equal to 10, other phase is at x equal to minus 10. What is the net outward flux through each flat face? हर एक फ्लैट फेस से नेट आउटवर्ड फ्लक्स क्या है? तो हर एक फ्लैट फेस से नेट आउटवर्ड फ्लक्स क्या होगा? इस वाले फेस के लिए भी E इधर और A इधर, इस वाले फेस के लिए A इधर, बट E भी इधर ही है इधर, तो यानी दोनों के लिए E और A का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, और E कांस्टेंट है ना। E मैग्नीट्यूड तो 200 है ना भाई, आई क्या हटा दो, मैग्नीट्यूड 200 है। ए एरिया इज पाई, सिलेंडर का जो फेस है वो सर्कुलर है, R 5 स्क्वायर है ना, cos 0। सो दिस इज द फ्लक्स थ्रू ईच फेस, जो कि आएगा 1.57। जल्दबाजी में बच्चे इस क्वेश्चन को पाई की टर्म्स में भी छोड़ आते हैं और उसमें नंबर नहीं कटते हैं, तो टेंशन नहीं लेने का। सेकंड पार्ट, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू साइड ऑफ द सिलेंडर? साइड मतलब कर्व्ड सरफेस वाले पार्ट से फ्लक्स कितना होगा भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इधर की ऐसे है, तो क्या कर्व्ड वाले पार्ट को कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काटेंगी? कोई नहीं काटेगी, तो 0। हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कर्व्ड सरफेस पे क्या होगा? 0 होगा। ठीक, ओके। व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर? नेट आउटवर्ड फ्लक्स क्या होगा? इधर से भी बाहर निकल रहा है, इधर से भी बाहर निकल रहा है, तो इन दोनों का दिस प्लस दिस, और दोनों का बराबर था यानी इसका डबल होगा 3.14। तो तीसरे पार्ट का आंसर, ये ए का आंसर हो गया, ये बी का आंसर हो गया। अरे इतनी सी जगह में सॉल्व हो गया ये, मैं ऐसे टेंशन ले रहा था। ये इसका डबल न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। और चौथे पार्ट का आंसर, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर? सो नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर Q इज 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो फ्लक्स क्या आ गया? 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई किया, देन यू विल गेट 2.78 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन। क्या निकाल रहे हैं? चार्ज निकाल रहे हैं, तो कूलम। ठीक है, समझ में आया? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज वेस्ट, जरूरत ही नहीं पड़ी। S1 और S2 आर टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स इनक्लोजिंग चार्जेस Q एंड 2Q। ये दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, बाहर वाले में यहां चार्ज 2Q है, अंदर वाले में Q है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2? S1 और S2 के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की रेशियो क्या होगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो S1 ने कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है? Q। तो S1 के थ्रू फ्लक्स जो होगा ये, वो होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, S2 के थ्रू जो फ्लक्स होगा, सीबीएसई में 3 बार आया हुआ बोर्ड्स में ये क्वेश्चन। S2 के थ्रू जो फ्लक्स होगा, S2 तो कंसेंट्रिक है ना, उसके अंदर तो ये वाला भी तो उसके अंदर का ही पार्ट माना जाएगा, तो जो टोटल चार्ज है S2 के अंदर वो 2Q प्लस Q कितना है? 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स की रेशियो हमसे पूछी है, जो कि क्या होगी? दिस डिवाइडेड बाय दिस। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कटेगा। अच्छा बेटे, एक तरफ स्मॉल क्यू, एक तरफ कैपिटल क्यू। वाह बेटे, मौज कर दी। Q बाय 3Q, दैट इज 1/3। ए पार्ट का आंसर। हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 चेंज if a medium of dielectric constant K is introduced in the space inside S1 in place of air? एयर की बजाय अगर यहां पर कोई मीडियम ठूंस दिया जाए जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो K, तो बोल रहा है फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा? तो फ्लक्स क्या होता है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बट एप्सिलॉन नॉट तो हम तब लगाते हैं ना क्योंकि अंदर एयर होता है,
तो अगर अंदर एयर नहीं है, कोई और मीडियम है, तो उस मीडियम का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी लगेगा। सो नया फ्लक्स जो है ये होगा Q बाय, फिर से छोटा Q बाय नए वाले मीडियम का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होगा? अगर एक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होगी? उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होगी K एप्सिलॉन नॉट। थर्ड पार्ट, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर S1 चेंज इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेस इनसाइड S2? ओके, अब कह रहा है कि किसमें इंट्रोड्यूस कर दिया हमने एक मीडियम? बीच वाली स्पेस पे, इसमें, यहां पे। तो S1 के थ्रू फ्लक्स कैसे चेंज होगा? इसके थ्रू क्यों चेंज होगा भाई? इसमें थोड़ी इंट्रोड्यूस किया, तो इसके थ्रू तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, है ना। सो नो चेंज। समझ में आया? तो ये हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन मैंने उठा लिया है, और कुछ क्वेश्चन जब मैं फ्लक्स पढ़ा रहा था तब भी कराए थे। इन सब को मिला के आपका सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो आपके स्कूल एग्जाम में आने वाले हैं। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप बेझिझक मेरे से शेयर कर सकते हैं। ऐप पे चैट का ऑप्शन भी है, वहां पर भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, और यहां कमेंट बॉक्स तो है ही। तो प्रिपेयर कर लेना इनको और इनके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।